आइसोलेशन जो है इवोल्यूशन का मोस्ट स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म। आइसोलेशन का देखो 3 टाइप है। कौन कौन टाइप है? आइसोलेशन कहने का मतलब क्या? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब रिप्रोडक्शन न हो इस तरह का आइसोलेशन से नया स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है। इसका 3 मीन्स है। एक है प्री मेटिंग, मेटिंग से पहले का आइसोलेशन। मेटिंग से पहले का आइसोलेशन में बहुत सारा टाइप आता है, किस तरह से होगा। जैसे एक आता है जियोग्राफिकल, ठीक है, एक आता है इथोलॉजिकल, एक आता है बिहेवियर या उसको कहते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब बिहेवियर। तो जैसे एक ही को एग्जांपल बताते हैं। जैसे तुम हवाईयन आइलैंड ध्यान में होगा, हवाई हो गया कहाँ? वेस्टर्न यूएसए में। होनोलुलु नाम सुनते होंगे, वो उसका फेमस एयरपोर्ट है। हवाई जो है वो एक इस तरह का लैंड है। जैसे देखो ये अमेरिका का अलास्का वाला पार्ट हो गया, ये सैन फ्रांसिस्को, इधर साउथ अमेरिका है, ठीक है, इधर मान लो साउथ अमेरिका ऐसे करके हो गया। यहाँ हवाई था। हवाई में फ्रॉग का एक स्पीसीज था, उसका नाम था राना अमेरिकानस, ठीक है, राना अमेरिकानस। हवाई में क्या हुआ? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट से एक बड़ा सा वॉल्केनिक माउंटेन डेवलप हो गया। इस वॉल्केनिक माउंटेन का नाम है मोना लोआ। डिस्कवरी पे देखते होंगे कि एक वॉल्केनिक माउंटेन है जहाँ से लावा निकल के समुद्र में गिरता है, रेड कलर का लावा सब गिरते रहता है, वो यही है आइलैंड, मतलब यही वॉल्केनो है। हवाई आइलैंड जो है वो उसका विड्थ कम है, लंबाई ज़्यादा है। तो ये माउंटेन जब डेवलप हो गया तो राना अमेरिकानस का एक स्पीसीज इधर रह गया, वही राना अमेरिकानस का स्पीसीज यहाँ भी रह गया। तुम जानते हो पूरे वर्ल्ड में रेनफॉल जो होता है वो वेस्टर्लीज से होता है, पछुआ पवन से। इधर से वो विंड आया मानसून वाला, टकरा के यहाँ ये हो गया रेन फेड एरिया और ये हो गया रेन शैडो एरिया, ठीक है। तो रेन फेड एरिया वाला फ्रॉग रेन शैडो एरिया वाला राना अमेरिकानस से अब इंटरेक्ट नहीं कर पाता था, ठीक है। तो 1000 साल के बाद यहाँ का राना अमेरिकानस जो है ये बन गया राना टिग्रीना, और ये वाला फ्रॉग राना अमेरिकानस रह गया, ठीक है, क्योंकि ड्राई लैंड में रहने का इसको आदत था। तो किस तरह से ये नया 2 अलग अलग स्पीसीज में डेवलप हो गया, समझ रहे हो? इसको कह सकते हैं जोग्राफिकल बैरियर। उसी तरह से देखो, जैसे इंडिया है, तो इंडिया का देखो तुम मैप जैसे देखते हो, ये इंडिया ऐसे यहाँ पे देखोगे ऐसे करके निकला हुआ, यही अंडमान निकोबार, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो है, यहाँ देखो ये पाक में अंडमान निकोबार, जैसे यहाँ तो दिख तो नहीं रहा है, इसको ऐसे ऊपर करते हैं, ऐसे देखो इंडिया में ये है इंडिया, मान लो ऐसे, यहाँ से ये पूरा लैंड मास था, ये है अंडमान, ये पूरा लैंड मास था। इस लैंड मास का या ये हिमालयन रेंज जो था इसका नाम था अराकान योमा। मतलब ये लैंड मास दिखाता है कि मेन लैंड इंडियन पॉपुलेशन अंडमान निकोबार तक पहले इजीली जाता आता, बाद में ओशनिक वेव के कारण ये बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ का ट्राइब पे तुम ध्यान दो, अंडमान का ट्राइब पे तुम जानते हो यहाँ 2 ट्राइब है, ओंगी और जारवा, ठीक है। 9-10 में पढ़े होगे, शायद याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लो, वैसे याद करना भी नहीं है। ये ओंगी और जारवा कुछ साल पहले तक मैनीटर हुआ करता था। तो तुम अगर चल जाते इसके फेंसिंग के अंदर, अभी भी जाओगे पोर्ट ब्लेयर वगैरह घूमने तो फेंसिंग किया हुआ है, तुम पूछोगे कि भाई फेंसिंग क्यों है, तो बोलेगा कि यहाँ पे जो यहाँ एबोरिजिन्स है, आदिवासी वगैरह है, वो उसमें रहता है, ठीक है। अगर तुम गलती से वहाँ चले गए काफ़ी अंदर, तो अभी भी कुछ ट्राइब वाला तुमको उल्टा पेड़ से लटका देगा, नीचे आग लगा देगा, हुला लगा करके तुम्हारा मीट उठ खा लेगा, ठीक है। तो देखो बिल्कुल हम लोग के जैसा देखने में, लेकिन तुम अगर इससे इंटरेक्ट करोगे तो तुमको खा जाएगा, तो क्या कहोगे, ह्यूमन स्पीसीज है ये? नहीं है ना। इसको भी कह सकते हैं ना जोग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है। इसी तरह से देखो, जैसे तुम देखोगे कि इंडियन फ्रॉग है,
और टोड है। तो देखो ये फ्रॉग जो है वो रेनी सीजन के स्टार्टिंग में ब्रीडिंग करता है, टोड जो है रेनी सीजन के लास्ट में ब्रीडिंग करता है। ठीक है, टर आवाज़ जो शुरू में सुनाई देता है रेनी सीजन के स्टार्टिंग में अभी के टाइम में वो फ्रॉग का है, और रेनी सीजन जैसे एडवांस करेगा तब जो टर आवाज़ सुनोगे वो टोड का है। तो ये क्या हुआ कि ये इथोलॉजिकली, ठीक है, इथोलॉजिकली ये अपना ब्रीडिंग टाइम अलग अलग कर दिया है ताकि दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में मीटिंग ना हो, तो डिफरेंट स्पीसीज में डेवलप कर गया। उसी तरह देखो फायरफ्लाई जैसे देखते होगे, तो फायरफ्लाई में देखो एक तो है रेड लाइट निकलता है, एक तो से ब्लू लाइट निकलता है, एक तो से ग्रीन लाइट निकलता है, देखते हो फायरफ्लाई जुगनू। तो ये रेड ब्लू ग्रीन ये सब अलग अलग स्पीसीज है, ये सबका फीमेल ये लाइट इमिट करती है ताकि उसी के स्पीसीज का मेल उसके पास आए। तो प्री मेटिंग आइसोलेशन समझ पा रहे हो क्या है? अब देखो नेक्स्ट इसमें आते हैं दूसरा मीन्स आइसोलेशन का, वो है मेटिंग आइसोलेशन। मेटिंग के समय कैसा आइसोलेशन होगा? तो मेटिंग के समय में देखो जैसे ड्रोसोफिला का ढेरों सारा स्पीसीज है। ड्रोसोफिला में क्या है कि इसमें जितना भी अलग अलग सब स्पीसीज है उसमें फीमेल के वेजिना में लॉक एंड की अरेंजमेंट होता है, मतलब डिफरेंट ग्रुप के साथ अगर मीटिंग हो, अलग ग्रुप के साथ, अलग सब स्पीसीज के साथ, तो वेजिनल म्यूकोसा स्वेल कर सकता है, बस्ट कर सकता है, जिससे फीमेल का डेथ हो जाएगा। तो मीटिंग दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में पॉसिबल नहीं है। तीसरा आइसोलेशन का तरीका है पोस्ट मीटिंग। पोस्ट मीटिंग में देखो क्या क्या होता है। पोस्ट मीटिंग में सबसे पहला गैमेटिक मोर्टेलिटी। गैमेटिक मोर्टेलिटी में क्या है, जैसे एक स्पीसीज का मान लो स्पर्म या गैमिट है, वो दूसरे स्पीसीज के रिप्रोडक्टिव पार्ट में अगर जाएगा, दूसरे स्पीसीज, ऑब्वियस है रिप्रोडक्टिव पार्ट का केमिकल एनवायरनमेंट अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो उस स्पीसीज का स्पर्म इस स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के वेजिना में जिंदा रह पाएगा, लाइव रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि केमिकल कंडीशन अलग अलग है। तो गैमेटिक मोर्टेलिटी समझ रहे हो। दूसरा है जाइगोटिक मोर्टेलिटी कह सकते हैं, या इनवायबिलिटी कह सकते हैं। इनवायबिलिटी, वायबल नहीं है जाइगोट, क्यों? तो वो भी देखो, जैसे मान लो दो ठो प्लांट है, दो अलग अलग स्पीसीज का प्लांट है, एक ठो प्लांट हो गया ए, एक ठो प्लांट हो गया बी, ठीक है, दो प्लांट है, मान लो हम ये दो ठो प्लांट ले लिए, ये देखो ये एक ठो प्लांट है, ये इस प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक दूसरा प्लांट है, इस प्लांट का माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये दोनों प्लांट को हम फ्यूज कराते हैं, तो कैसे फ्यूज होगा? सबसे पहले सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना होगा। उसके लिए कौन सा एंजाइम आएगा? तुम जानते हो, सेल वॉल बना हुआ है सेलुलेज एंजाइम या पेक्टिनेज एंजाइम से तुम सेल वॉल को डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डिसॉल्व जब कर दिए तो देखो ये सेल, ये प्लांट का सेल और ये प्लांट का सेल आपस में फ्यूज कर गया उसका सेल वॉल। यहाँ देखो ये हम इसका न्यूक्लियस बना दे रहे हैं, उसी तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका है और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसका है। अब देखो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन दोनों कराना है, तो इसके लिए एक केमिकल आता है, उसका नाम है PEG, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। ऐसा करने से दोनों का साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों फ्यूज कर जाता है। तो ये हो गया इसका माइटोकॉन्ड्रिया, इसका न्यूक्लियस, और ये हो गया इसका न्यूक्लियस और इसका माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो जब इसको हम लोग फ्यूज कराते हैं तब क्या देखते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कुछ एंटीबॉडी बनाता है, क्योंकि तुम जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है, ठीक है। ये एंटीबॉडी बनाता है, ये एंटीबॉडी इस क्रोमोसोम के अगेंस्ट काम करेगा, इसको किल करने का कोशिश करेगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का एंटीबॉडी इस क्रोमोसोम या DNA के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा और इसको किल करने का काम शुरू करेगा। मतलब प्लांट में भी एंटीबॉडी बनता है, वो आगे तुम देखोगे बहुत सारा है, अभी बहुत सारा वैक्सीन भी बनता है प्लांट में। केला के प्लांट में ई कोलाई का हम लोग एंटीजन दे दिए, अब क्या हुआ, वो ई कोलाई का वैक्सीन बना दिया। वो केला के प्लांट में जो वैक्सीन बना
एंटीबॉडी बना, उसको हम लोग प्लांटीबॉडी कहते हैं। किसी बच्चे को लूज मोशन हो रहा है एस्क्रेसिया कोलाई के कारण मान लो, ठीक है, उसको केला खिला दिए, उसी से ठीक हो गया। तो ये सब जो बनता है इसको कह सकते हैं ना प्लांट एंटीबॉडी बनाया तो प्लांटीबॉडी। अब देखो ये चीज अगर नेचुरली ऐसा हम लोग किए तो ठीक है, एक दूसरे को न्यूक्लियस को आपस में मिलने नहीं देगा। अगर तुमको हाइब्रिड प्लांट चाहिए या साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड या जिसको साइब्रिड कहते हैं, ये अगर चाहिए तुमको, उसके लिए क्या करना होगा, ये दोनों न्यूक्लियस को निकाल के बाहर ले जाओ और लेबोरेटरी में ग्रो कराओ। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू। ये आगे तुम बॉटनी में पढ़ोगे एम्ब्रियो रेस्क्यू क्या होता है। तो अगर जाइगोट को तुमको ग्रो कराना है नेचुरली, पॉसिबल नहीं है, देख रहे हो, आर्टिफिशियली हम लोग इसको करा सकते हैं, तो हम लोग नाम दे सकते हैं ना जाइगोटिक इनवायबिलिटी बोल सकते हैं। चल दूसरा तुम समझ गए पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन में। तीसरा देखो, तीसरा पार्ट इसका देखो, तीसरा तरीका कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हाइब्रिड वीगर होता है, लेकिन हाइब्रिड इन्फेरियोरिटी भी होती है। क्यों? तो तुम जानते हो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण क्यों, तो तुम ये भी जानते हो। जैसे देखो, ऐसा हम गेहूं का एक बीज बनाए हाइब्रिड वाला, ये इसका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा, ये ड्रॉट रेसिस्टेंट है, ये फ्लड रेसिस्टेंट है, ये इंसेक्ट या पेस्ट रेसिस्टेंट है मान लेते हैं। अब यही प्लांट को हम इस प्लांट के साथ फिर से क्रॉस कराए तो हम क्या देखें कि 50% प्लांट होमोजाइगस हुआ और 50% प्लांट जो है वो हेटेरोजाइगस हुआ। ठीक है, तुम देख रहे हो ये। तो तुम इस तरह का गेहूं या व्हीट को सोन किए, मान लो 1 हेक्टेयर में 100 किलो का उत्पादन था, प्रोडक्टिविटी था। अब क्या होगा, 50 किलो का ही प्रोडक्टिविटी होगा। क्यों? तो ये सब प्लांट ड्रॉट रेसिस्टेंट या फ्लड रेसिस्टेंट नहीं था, इंसेक्ट रेसिस्टेंट नहीं था, ये सब का डेथ हो गया। तो हम कह सकते हैं ना इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी होता है। इसके बाद देखो चौथा तरीका पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन में, फोर्थ टेक्निक है हाइब्रिड स्टरलिटी। एनिमल में अगर हाइब्रिड बनता है तो ज़्यादातर केसेस में वो हाइब्रिड स्टेराइल होता है। अब जैसे इसमें देखो सबसे कॉमन एग्जांपल तुम जानते हो म्यूल, ठीक है। म्यूल में क्या होता है, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी है। अच्छा, हॉर्स और डंकी को तुम ध्यान दोगे, हॉर्स और डंकी क्या, तो हॉर्स और डंकी में तुमको लगता है कि देखने में तो लग रहा है एक ही जैसा, मेला में बिछड़ा हुआ भाई के जैसा लगता है, ठीक है। तो हॉर्स और डंकी में देखो, मान लो हम हॉर्स का एक क्रोमोजोम लेते हैं, 1 नंबर क्रोमोजोम, सपोज ये 1 नंबर क्रोमोजोम हो गया, 1 नंबर क्रोमोजोम हॉर्स का हो गया, मान लो फीमेल हॉर्स है, ठीक है। और एक तो क्रोमोजोम हम ले लेते हैं म्यूल का, म्यूल का 1 नंबर क्रोमोजोम ले लिए, सॉरी म्यूल बोल रहे हैं, डंकी का 1 नंबर क्रोमोजोम हम डंकी का ले लिए, मेल डंकी है। अब देखो हॉर्स और डंकी में देखने में ज़्यादातर सिमिलरिटी है, तो हम इसका जीन लिख देते हैं ऐसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। यहाँ पे भी जीन लिखते हैं तो ज़्यादातर जीन में सिमिलरिटी, क्योंकि डंकी और हॉर्स देखने में एक जैसा लगता है। ये मान लो एक्स थोड़ा सा अलग कर दिए क्योंकि देखने में अलग को लगता है। अब देखो क्रॉसिंग ओवर तुम जो पढ़ते हो गैमेट बनने के बाद जो फ्यूजन होता है उसमें, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या पढ़ते हो, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। एक्चुअली होमोलोगस क्रोमोसोम खाली नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन होमोलोगस जीन, ठीक है। तो होमोलोगस जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो देखो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। क्रॉसिंग ओवर होता है तो जहां पे ये मिलता है उसको कायस्मा कहते हैं ना, ये कायस्मा 11th में पढ़े होंगे, ये बनता है कायस्मेटिक नोड्यूल, ये कायस्मेटिक नोड्यूल है। इस कायस्मेटिक नोड्यूल में क्या होता है, हैज मेनी एंजाइम, इसमें बहुत सारा एंजाइम होता है दैट एक्टिवेट क्रॉस ओवर जीन, जो क्रॉस ओवर जीन को एक्टिवेट करता है। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गया तो ये क्रोमेटिड्स इस क्रोमेटिड्स के साथ तो नहीं रह पाएगा, ये दोनों जीन जब साथ रहता था तब एक्टिव था, ठीक है। यहाँ जैसे ए है, यहाँ बी है, तो यहाँ भी तो बी है, जान रहे हैं इसको।
तो ये दोनों जीन जब एक साथ रहता था तब एक्टिव था, जब ही ये सेपरेट होकर इधर जाएगा अब वो एक्टिव नहीं रहेगा। उसको एक्टिवेट कौन करेगा? यहाँ जो एंजाइम है वही उसको एक्टिवेट करता है। तो तुम यहाँ देखो D और X या CX CD इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा? नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट हो गया, होमोलोगस नहीं रहा ये जीन। तो यहाँ काइजमेटिक नोड्यूल बनेगा? नहीं बनेगा। ये जीन एक्टिवेट होगा? नहीं एक्टिवेट होगा। तो हम कह सकते हैं ना, ये जीन और ये जीन, ये दोनों कोई भी एक्टिविटी अपना शो नहीं किया, मतलब कह सकते हैं ये जीन एकदम चुप हो गया। तो इस तरह के चुप्पी को नाम दे सकते हैं ना जीन साइलेंसिंग। ये दोनों क्रोमोसोम मिलके बनाया म्यूल। अब अगर कोई कहेगा कि म्यूल स्टेराइल क्यों है, उसका कारण क्या देंगे हम लोग? जीन साइलेंसिंग, क्रोमोसोमल साइलेंसिंग, डीएनए साइलेंसिंग या जीन साइलेंसिंग। समझ रहे हो? आइसोलेशन का तीनों मेजर को समझे, प्री मेटिंग, मेटिंग, पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। अब देखो इसका रिजल्ट क्या होता है, ऐसे आइसोलेशन से स्पीशीज कैसे बनता है, किस तरह का बनता है वो देखो। इसे देखो, जैसे मान लो हम एक इनिशियल ह्यूमन पॉपुलेशन को लेते हैं, ये है ह्यूमन पॉपुलेशन मान लो, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह का पहले जंगल में चिंपैंजी, गोरिल्ला वगैरह सब रहता था, ठीक है। इसी में क्या था, ह्यूमन पॉपुलेशन भी इनिशियल ह्यूमन पॉपुलेशन रहता था। इसी में क्या था कि मान लो ये इस तरह का पॉपुलेशन हम शो कर रहे हैं, हम लिख दे रहे हैं यहाँ, देखो ये जो काला काला डॉटेड है ये मान लो गोरिल्ला, ठीक है। इस तरह का स्टार के जैसा जो है ये मान लो चिंपैंजी था। ये जो है वो इनिशियल ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, पुराना ह्यूमन पॉपुलेशन कह सकते हैं, आदिवासी, एबोरिजिन्स था, बोल सकते हैं। अब हम लोग वहाँ देखते हैं कि इसी जंगल में कुछ इस तरह का भी पॉपुलेशन आ गया, इसका नंबर कम था। ये था क्या, इसी का नाम हम लोग देते हैं ओरेंगुटान, ठीक है। ओरेंगुटान लिए ओरेंगुटान में देखा गया कि ऑलमोस्ट 50% जीन गोरिल्ला का, ऑलमोस्ट 50% जीन चिंपैंजी का। तो हम कह सकते हैं गोरिल्ला और चिंपैंजी के बीच में मेटिंग हुआ तो ओरेंगुटान बना, बोल सकते हैं। लेकिन ओरेंगुटान का नंबर देखो, ऑब्वियस है चिंपैंजी गोरिल्ला से काफी कम है, ठीक है। इसका मतलब ओरेंगुटान जो बना है ये लिमिटेड और फ्यू मेटिंग के साथ, रैंडम मीटिंग नहीं हुआ, फ्यू मीटिंग हुआ, कम मीटिंग हुआ। तो इस तरह के स्पीशीज या स्पेसिएशन को हम लोग कहते हैं पारापेट्रिक, पारापेट्रिक स्पीशीज, स्पीशीज इन विच देयर इज लिमिटेड मेटिंग और फ्यू मेटिंग। समझ रहे हो? इसी को सब स्पीशीज कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे स्पीशीज कंसेप्ट जब पढ़ेंगे। अब देखो क्या हुआ, पॉपुलेशन और इवॉल्व किया, पॉपुलेशन इवॉल्व किया तो देखो गोरिल्ला तो था ही, ठीक है, सॉरी अलग मार्क ले लिए, ये मान लो गोरिल्ला है, गोरिल्ला तो था ही, साथ में क्या हुआ, चिंपैंजी भी था, ये चिंपैंजी भी था, और ह्यूमन पॉपुलेशन भी ग्रो करने लगा, ह्यूमन पॉपुलेशन भी ग्रो करने लगा एबोरिजिन्स का। ऑब्वियस है इसमें या इसमें मीटिंग नहीं होता था, तो वैसा स्पीसीज जो लिविंग टुगेदर विदाउट एनी इंटरब्रीडिंग इज कॉल्ड सिम्पेट्रिक स्पीसीज। वैसा स्पीसीज जो साथ में रहता हो विथ नो इंटरब्रीडिंग, जिसमें आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं होता हो, उसको हम लोग कहते हैं सिम्पेट्रिक स्पीसीज, ठीक है। ये इंटरब्रीडिंग क्यों नहीं होता है, रीजन दोगे तो म्यूटेशन, वेरिएशन, पॉलीप्लॉइडी कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लो डॉग का बहुत सारा स्पीसीज है, तो डॉग अपने स्पीसीज के साथ ही मीटिंग करता है, ठीक है। ये नहीं कि अब मान लो कोई बुलडॉग है और कोई मान लो अल्फ्रेड है तो उसके बीच में मीटिंग हुआ, ऐसा जनरली नहीं होता, ठीक है। समझ रहे हो? अब देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन इवॉल्व करने लगा, आदमी में भी उसका भी बुद्धि विकसित होने लगा। सब जंगल में रहता था, आदमी सोया हुआ है, उसके बगल में आके चिंपैंजी या गोरिल्ला सो जाता था। आदमी को लगा कि किसी दिन ऐसा हुआ कि गोरिल्ला करवट लिया तो मेरे ऊपर सो जाएगा, तो हम तो 3-4 पार्ट में ये टूट जाएंगे। इसलिए आदमी क्या किया,
कि जंगल काट के, पहाड़ के एक तरफ जंगल काट के मैदान बना लिया, वहाँ पे अपना झोपड़ी उपड़ी डाल के रहने लगा। तो क्या कहेंगे इसको कि ह्यूमन पॉपुलेशन, इनिशियल ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो ज्योग्राफिकल बैरियर के द्वारा दूसरे इस तरह के पॉपुलेशन से अपने आप को सेपरेट कर दिया, कर सकते हैं ना। तो जो ज्योग्राफिकल बैरियर, ये जो तुम लाइन देख रहे हो, ये माउंटेन या रिवर या ओशन है, इस तरह के स्पीसीज को कहते हैं एलोपेट्रिक स्पीसीज, स्पीसीज सेपरेटेड बाय ज्योग्राफिकल बैरियर। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम लोग लेके चलते हैं, ऐसे पटना का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पटना में पहले क्या था, 5-6 हज़ार साल पहले पूरा जंगल ही जंगल था। अब वो जंगल ही जंगल में क्या हुआ कि पहले वहाँ पे पटना में किस तरह का पॉपुलेशन था ह्यूमन का, एबोरिजिन्स होगा। उसके बाद आर्यन आए, घोड़े का खोज हुआ। घोड़े का खोज हुआ तो घोड़ा जब दौड़ता था ज़मीन पे तो घोड़े के पैर में कांटा ऊँटा या पत्थर वगैरह घुस जाता था, तो घोड़े के पैर में दर्द होने लगता था, घाव होता था, घोड़ा जल्दी मर जाता था। तो आर्यन सब खोज किया कि मगध वाला एरिया जो है वहाँ पे आयरन ओर का ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। तो वहाँ आयरन का एक्सप्लोरेशन होने लगा। तो आर्यन क्या किया, 2-4 ठो हम लोग के जैसा हाइब्रिड पॉपुलेशन को पटना मगध के एरिया में रख दिया कि भाई तुम लोग आयरन वगैरह का डेवलपमेंट यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करो, और घोड़े का नाल बनाओ, घोड़े में नाल ठोकना, घोड़ा बहुत दिन तक जिंदा रहेगा, दूर तक दौड़ सकता है। ठीक है, तो पहले वहाँ एबोरिजिन्स रहता था, 20, 25, 50, 100 फैमिली रहता था। हम लोग 2-3 फैमिली आ गए। अब हम लोग आयरन ओर का एक्सप्लोरेशन करने लगे, घोड़ा का नाल बनाने लगे। क्या हुआ, हम लोग का इनकम बढ़ने लगा। इनकम बढ़ने लगा तो हम लोग अपना खाने में वैरायटी बढ़ाने लगे, जंगल को काटे, खेती उती शुरू कर दिए, ज़्यादा बढ़िया बढ़िया सब्जी और दाल ये सब चीज़ हम लोग ग्रो कराने लगे। इनकम बढ़ा तो दुकान उकान भी खुल गया। अब क्या हुआ कि दुकान खुल गया, पहले जो आलू, मान लो एक आटो का भी दुकान था, कोई एबोरिजिन्स वगैरह वहाँ आदिवासी जो दुकान में आलू खरीदता था 1 रुपये किलो था। हम लोग का इनकम बढ़ा तो 5 रुपये किलो कर दिया। अब एबोरिजिन्स को दिक्कत होने लगा, और एबोरिजिन्स रहता था और देखता था कि लोग कितना मस्ती से खा रहा है, रंग बिरंग का खा रहा है, बढ़िया कपड़ा पहन रहा है, उसको भी शौक होता था। तो कुछ एबोरिजिन्स बोला कि हम लोग कैसे कमा सकते हैं, तो हम लोग के जैसा हाइब्रिड पॉपुलेशन बोला कि चलो आयरन का तुम भी एक्सप्लोरेशन करो। तो वो देखा कि बहुत मेहनत का काम है, ये सब होगा नहीं। एक आठ मान लो किया, ज़्यादा तो छोड़ दिया। कुछ एबोरिजिन्स अपना आधा ज़मीन बेच दिया, ज़मीन बेचेंगे तो पैसा आएगा। कुछ एबोरिजिन्स देखा कि ये तो मेरा बाप दादा का ज़मीन है, हम नहीं बेचेंगे, ठीक है, हम ऐसे ही अपना फल मूल तोड़ के खाते रहेंगे, हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे आदिवासी के जैसा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो आदिवासी के जैसा रहने का सोचा, उसमें ढेरों जो है 3, 4, 5 जनरेशन जाते जाते भूखमरी से सब मर गया, ठीक है। कुछ जो था वो देखा कि यहाँ अगर पटना वाले एरिया में रहेंगे तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे, मेरा पॉपुलेशन सब मरते जा रहा है, बीमार होते जा रहा है, बीमार में रह रहा है, 1-2 जनरेशन के बाद ख़त्म हो रहा है। वो सोचा क्या कि यहाँ से निकल के चलते हैं झुमरी तिलैया में, पहाड़ पे अपना घर बना के रहेंगे, वहाँ जंगल है, वहाँ कोई इस तरह का चीज़ नहीं है। तो वो चला गया वहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसी चीज़ को देखो तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन था वो ह्यूमन पॉपुलेशन, हाइब्रिड ह्यूमन पॉपुलेशन पूरे पॉपुलेशन को लीड करने लगा, ठीक है। और जो एबोरिजिन्स, जो पुराना टेक्निक का पॉपुलेशन था, उसने अपने आप को झुमरी तिलैया में शिफ्ट कर लिया। शिफ्ट कर लिया तो इसको कहेंगे फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। और इस तरह के, और ये हुआ हाइब्रिड पॉपुलेशन, हाइब्रिड जो अपने आप को ग्रो करा पा रहा है, ठीक है। इस तरह के स्पेसिएशन को कहते हैं पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन। देखो ये है पारापेट्रिक और ये है पेरीपेट्रिक। पेरीफेरी में वो जो एबोरिजिन्स था उसको पेरीफेरी में ठेल दिया, ठीक है। इसको समझ पा रहे हो? अब देखो ये फाउंडर इफेक्ट या पेरीफेरी में कैसे होता है, इससे क्या क्या चीज होता है वो देखो। देखो एक मैकेनिज्म है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जीन का भाग जाना, नाम से ही क्लियर है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ये सडन फिनोमेनन, ये एक बैग होता है और ये स्मॉल पॉपुलेशन पे इफेक्ट करता है, स्मॉल पॉपुलेशन को ही इफेक्ट करेगा। इसका खोज किया था सीवेल राइट नाम के साइंटिस्ट ने, 2 साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको सीवेल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसे मान लो कहीं मार्केट में 10-15 लोग हैं, वहाँ भीड़ लगा हुआ है, वहीं पे बम ब्लास्ट कर गया,
अब बम ब्लास्ट कर गया, एक जैसा बारूद 3-4 आदमी को लगा, एक ही जैसा, एक ही अमाउंट में, उसमें 2 आदमी मर गया और 2 आदमी जो है वो घायल हुआ, कुछ दिन में ठीक हो गया। तो अब उसके बाद गौर करो, बम ब्लास्ट हुआ तो उसमें तुम क्या सुनते हो, 5 मरे 50 घायल। कभी ऐसा सुनते हो 50 मरे 5 घायल? ऐसा नहीं होता है। मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन पे ऑपरेट करता है। तुम मार्केट गए तो तुमको पहले से पता नहीं था कि 5:05 शाम में बम फटेगा, मतलब सडन इवेंट है। ये स्मॉल पॉपुलेशन को ही इफेक्ट करता है। इससे जीन का लॉस होता है। जैसे देखो, पूरा जीन देखोगे, जैसे मान लो हम एक आदमी हैं, मेरे बॉडी में 10 ठो जीन है, सपोज 10 ठो तुम लोग भी बैठे हुए, 11 आदमी हो गए। 11 आदमी के बॉडी में टोटल जीन कितना हुआ? 11 × 10, ठीक है। मान लो 1100 जीन हुआ, 110 जीन हुआ, ठीक है। अब इसमें कोई एक आदमी मर गया, मान लो हम मर गए, तो पहले जब सब थे तो 110 जीन था, किसी एक जीन का फ्रीक्वेंसी क्या, तो 1/110, ठीक है। हम मर गए तो अब एक जीन का जीन फ्रीक्वेंसी क्या, 1/100, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ ना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट से जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। ये चेंज कैसा, तो एक चेंज हुआ फाउंडर इफेक्ट, जो जीन भाग गया वो अपने आप को बचा लिया नए एनवायरनमेंट में, और जो जीन नहीं भागा वहीं पे रहा कि मेरा बाप दादा का जमीन है, उसको कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। देखो ये है बॉटल नेक, ये ढक्कन बंद है बॉटल की, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हाइब्रिड पॉपुलेशन या आर्यन वाला पॉपुलेशन, हम लोग का पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्रो करते जा रहा है, लेकिन जो एबोरिजिन्स अपना ज़मीन नहीं बेचा वो धीरे धीरे बोतल के गर्दन में फंसते जा रहा है। अगर ये यहाँ से नहीं निकला तो दम घुट जाएगा, मरेगा। अगर निकल गया, झुमरी तिरैया चला गया तो फाउंडर इफेक्ट हो गया, और नहीं निकला तो बॉटल नेक इफेक्ट, इसको कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का 2 फेट है, तुम देख रहे हो, या तो जीन एलिमिनेट हो गया या जीन एनहांस हो गया नए एनवायरनमेंट में, ठीक है। आइसोलेशन समझ पा रहे हो? इसको एक बार ठीक से देखना, और कल जो है फिर और जीन फ्रीक्वेंसी, हार्डी विलबर ग्रो वगैरह का वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है।